हाय गाइस, दिस इज कुणाल सर। स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस नेक्स्ट वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है। नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हर एक स्टूडेंट के लिए सर का दर्द, और इस दर्द को मैं दूर करने के लिए आया हूं। आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एंजॉय करेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो दिक्कत फिर इस बात की हो जाएगी कि आप लोग फिर कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे और फिर से वही फिर प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखने वाले हैं और इस वीडियो को एंजॉय करने वाले हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स, ध्यान से देखना है, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद एक अल्फाबेट लिखा हुआ है जहां पर उसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं, है ना। एफ एक्स इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ एक्स इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या पढ़ते हैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। हम लोग इसको ऐसा पढ़ते हैं। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग को समझते हैं। इसका मीनिंग क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्या मतलब इसका? इसका मतलब क्या है कि बड़ा से बड़ा इंटीजर होगा जो लेस देन और इक्वल टू एक्स होगा, मतलब इस वाले एक्स से छोटा होगा या इस वाले एक्स के इक्वल होगा। तो मुझको पता है कि परेशानी तो हो ही रही है समझने में, तो चलिए मैं आपके काम को और आसान बना देता हूं। एक एक करके आते हैं और समझते हैं कि ये लेस देन कब होगा और इक्वल कब होगा। स्टार्ट करते हैं। आइए, मान लिया कि इस बॉक्स के अंदर अगर हम लोग कोई इंटीग्रल नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इंटीग्रल नंबर लिखते हैं, यानी कि कोई इंटीजर लिखते हैं, उस समय ये क्या कमाल दिखाता है ना, कि जब हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट से फ्री करते हैं, मतलब बॉक्स से जब फ्री करते हैं, तब ये क्या बनता है? उस टाइम पर ये वही इंटीजर बनता है जो इंटीजर इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, मतलब जो इंटीजर यहां अंदर लिखा हुआ है वही इंटीजर बाहर आएगा। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इस वाले कंडीशन में क्या हुआ? ये इक्वालिटी के कंसेप्ट को मान लिया, मतलब इसी नंबर के इक्वल ये नंबर है, यहां पर ये इक्वल वाले कंसेप्ट को मान लिया, है ना जी। अगर हम लोग कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में बॉक्स के अंदर कभी भी कोई इंटीजर डालते हैं तो उसका रिजल्ट वही इंटीजर होता है, यानी कि ये इक्वालिटी वाले को टर्म को होल्ड कर रहा है। तो अब लेस देन वाले कंडीशन को कब और कैसे होल्ड करेगा समझते हैं। आइए, हो सकता है कि हम लोग यहां पर नॉन इंटीग्रल नंबर डालें, मतलब जो इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर डाल के देखें तो इंटीजर रिजल्ट आया, वही इंटीजर रिजल्ट आया जो इसके अंदर था। अगर हम लोग इंटीजर नहीं डालते हैं, यानी कि नॉन इंटीग्रल नंबर डालते हैं, उस टाइम पर भी इसका रिजल्ट एक इंटीजर ही होगा। कमान, उस टाइम पर भी इसका रिजल्ट एक इंटीजर ही होगा, लेकिन वो इंटीजर जो होगा वो लेस देन होगा। लेस देन का मतलब इससे छोटा होगा। किससे छोटा होगा? जो बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है नॉन इंटीग्रल नंबर, इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा। तो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट शायद क्लियर हो रहा होगा। चलिए और मैं इस कंसेप्ट को क्लियर करता हूं, ब्रॉड बनाता हूं और एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये आखिर रिजल्ट कैसा देता है और किस प्रकार का होता है। तो इसके लिए भी कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इसके लिए भी कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं जो आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा आसान बनाएगा। आइए, अगर हम लोग इस बॉक्स के अंदर 2 रखते हैं तो हम लोग सब जानते हैं ये इंटीजर है, जैसा कि इस वाले डेफिनेशन से हम लोग देख पा रहे हैं, यहां पर 2 लिखना होगा क्योंकि इक्वल होगा। अगर हम लोग यहां 1 लिख रहे हैं तो ऑब्वियस है यहां पर 1 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि 1 इंटीजर है, इंटीजर के रिजल्ट इंटीजर होता है और वो भी इक्वल होता है। अगर हम लोग 0 रख रहे हैं तो ऑब्वियस है 0 क्या है? 0 इंटीजर है, तो रिजल्ट में वही इंटीजर होगा, इसलिए आंसर ये हो गया। ओके जी। अगर हम लोग यहां पर -4 रखते हैं, बहुत ध्यान से, अगर हम लोग यहां -4 रखते हैं तो -4 भी एक इंटीजर है, इसलिए फर्स्ट वाले डेफिनेशन को ये क्लियर कर रहा है, आंसर में हम लोग -4 ही लिखेंगे। अगर हम लोग -2 लिख रहे हैं तो -2 भी क्या है? इंटीजर है जो फर्स्ट वाले डेफिनेशन में जा रहा है, इसलिए इसका आंसर भी -2 होगा। आई होप हम लोग फर्स्ट वाले डेफिनेशन के हिसाब से एग्जांपल को लेना और उसके रिजल्ट को दिखाना समझ गए। अब सेकंड वाले में आते हैं, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है। आइए देखते हैं। जैसे मान लिया हम लोगों ने यहां लिखा 2.7, माय डियर स्टूडेंट 2.7 इंटीजर नहीं होता है, और इसका जो आंसर होगा वो एक इंटीजर ही होगा, और वो इंटीजर जो होगा इससे छोटा होगा। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2.7 से छोटा इंटीजर कौन कौन होता है?
तो आपका जवाब क्या आएगा? 2.7 से छोटा इंटीजर सर 2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है और ढेर सारा इंटीजर होता है जो 2.7 से छोटा होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आपका जवाब निकल के आएगा सर 2 सबसे बड़ा है, क्योंकि डेफिनेशन ही ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब सबसे बड़ा से बड़ा इंटीजर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 2, दैट इज व्हाई ग्रेटेस्ट इंटीजर। इज इट क्लियर? आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? 2 है, तो 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 2। तो अगर आप लोग डेफिनेशन के हेल्प से समझना चाहें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने इसको बोला और आंसर को 2 कहा। और अगर आप लोग सिंपली समझना चाहते हैं बिना किसी फेर में पड़े हुए, तो आप लोग बस ऐसा ही समझिए कि जब भी कभी हम लोग नॉन इंटीग्रल नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर को फाइंड करेंगे तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वही उसका आंसर होगा। आप नंबर लाइन में देख लो इसको, मान लो ये 2 लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ, 2.7 मान लो यहां पर है, तो 2.7 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 2 है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। इज इट क्लियर? आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग एक नेगेटिव एग्जांपल को ले लेते हैं, -4.7। तो जब भी -4.7 के एग्जांपल को हम लोग पकड़ेंगे तो यहां पर आप देख लीजिए, सही है ना? तो -4.7 कहां मिलेगा? आई होप आप समझ पा रहे हैं, -4.7 यहां मिलेगा। तो -4.7 से छोटा इंटीजर इसके ठीक लेफ्ट में मिलेगा और इसके ठीक लेफ्ट में कौन लिखा हुआ है? -5। तो यहां आंसर -5 हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर के, नेगेटिव नॉन इंटीग्रल नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर को जब भी कभी फाइंड करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि नेगेटिविटी में जैसे जैसे हम लोग पीछे जाते हैं नंबर का शक्ल दिखने में थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन वो बड़ा होता नहीं, वो छोटा ही होता है ना? तो -5 जो है वो -4 से छोटा है। हम लोग को शायद परेशानी हो जाती है, बच्चे कभी कभी गलती से -4 आंसर बोल देते हैं, -3 आंसर बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर लाइन में आप जब जाके देखोगे तो एक्चुअली आंसर -5 ही है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने का है कि नेगेटिव नॉन इंटीग्रल नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। एक और एग्जांपल मैं ले ले रहा हूं। अगर -2.5 के हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? बिल्कुल सही, -3 होगा। तो आई होप इस ढेर सारे एग्जांपल के हेल्प से आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अगर पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो जरूर आप लोगों ने समझा होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज करना है, बैक जाना, दोबारा देखना है और 2 बार 3 बार अगर हम लोग इसको रिपीट करते रहेंगे तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट तो क्लियर होना ही है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग इसके ग्राफ की तरफ अब मूव करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है जी, इसके ग्राफ को हम लोग अब यहां पर समझने वाले हैं। तो एक समरी एक चार्ट में बना ले रहा हूं। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग अपने काम को थोड़ा सा आसान बनाएंगे। चार्ट क्या है, क्या कहता है, आइए देखते हैं। चार्ट को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ये है x और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है ना जी, ये x है और दूसरा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तब क्या होने वाला है, समझिए। यहां पर हम लोग यहां पर नंबर लाइन में आते हैं और देखते हैं कि जब भी कभी हम लोग x के वैल्यू यानी कि अपने इनपुट को 0 और 1 के बीच में लेंगे तो उसका आउटपुट का काम क्या है? क्योंकि नॉन इंटीग्रल नंबर ले रहे हैं ना हम लोग, आउटपुट का काम क्या है? इंटीजर की तरफ उसको डाइवर्ट कर देने का, मतलब ये इंटीजर की तरफ आ जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है ना जी, जब 1 और 2 के बीच में है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा, जब 2 और 3 के बीच में है तो रिजल्ट 2 हो जाएगा, जब 3 और 4 के बीच में है तो रिजल्ट 3 हो जाएगा, जब 4 और 5 के बीच में तो रिजल्ट 4 हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग इसके इनपुट के साथ आउटपुट को देख पा रहे हैं कि इसका आउटपुट क्या क्या और कैसा कैसा बन रहा है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। सही है, यहां पर ध्यान रहे कि जो स्टार्ट कर रहे हैं जिस इंटीजर से उसमें इक्वालिटी का साइन है, इसलिए ये उस नंबर की तरफ खिसक जा रहा है, इसलिए मूव कर जा रहा है। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, तो इस वाले टेबल के हेल्प से हम लोग इसके ग्राफ को बनाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं ये टेबल ग्राफ में क्या हेल्प करता है, आइए समझते हैं। बहुत ध्यान से देखना है, ये टेबल ग्राफ में क्या हेल्प करता है हम लोग इसको देखेंगे। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। फिर से एक बार, ये 1 है, ये 2 है,
3 है, 4 है, ये 5 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 1 2 3 4 5। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि x के वैल्यू को 0 और 1 के बीच में ले रहे हैं। जब भी कभी हम लोग x के वैल्यू को 0 और 1 के बीच में रखेंगे, कहां रखेंगे, 0 और 1 के बीच में रखेंगे, आप क्या देख रहे हैं, इसका आउटपुट क्या है, 0 है, इसका आउटपुट क्या है, 0 है, यानी कि ये x एक्सिस से ऊपर उठ ही नहीं रहा, आउटपुट 0 ही रह जा रहा है, यानी कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ग्राफ 0 और 1 के बीच में रहेंगे तो आउटपुट 0 की तरफ मूव कर जाएगा। जब हम लोग 1 और 2 को इनपुट एज इनपुट लेंगे, 1 और 2 को इनपुट लेंगे, इस 1 और 2 के बीच में इनपुट लेंगे तो आउटपुट जो है वो किस नंबर की तरफ आएगा, वो 1 बन जाएगा, यानी कि थोड़ा सा 1 हाइट ऊपर ये चला जाएगा, यानी कि ग्राफ इसका कुछ ऐसा दिखेगा, ग्राफ ऐसा दिखेगा। मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अगर इनपुट लेते हैं तो आउटपुट हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। जब 2 और 3 के बीच में आएंगे तो आउटपुट हमेशा क्या बनेगा, 2 बनेगा। जब 2 और 3 के बीच में आएंगे तो आउटपुट हमेशा क्या बनेगा, बोलिए 3 बनेगा। जब 4 और 5 के बीच में आएंगे तो आउटपुट क्या बनेगा, ऑलवेज 4 बनेगा। सिंपल, ऐसा ग्राफ सिंपली जब नीचे आएंगे तो ग्राफ अपने इस स्टैंडर्ड को टच करेगा जी, ठीक है ना जी। हर बार ये टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में ही अपने रिजल्ट को जाके खोजेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में भी अपने रिजल्ट को जाके खोजेगा। इस ग्राफ को जो कि हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं, इस ग्राफ को जिसको हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, इस ग्राफ को हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, और इसको स्टेप वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्लोर फंक्शन या स्टेप वाइज फंक्शन भी बोला जाता है। यहां पर इस तरीके का ग्राफ इसका यहां दिख रहा है। तो आइए हम लोग अब यहां पर यह पता करेंगे कि इसका डोमेन क्या होने वाला है, इसका रेंज क्या होने वाला है। गौर करते हैं डोमेन और रेंज पे हम लोग। क्लियर है कंसेप्ट। डोमेन एक ऐसा इनपुट बनने वाला जो मेरे फंक्शन को डिफाइन करेगा। यहां पर फंक्शन को पूरा रियल नंबर डिफाइन कर रहा है। मतलब क्लियर है कि आप x के प्लेस में किसी भी तरीके का इनपुट डाल लें, आउटपुट हमेशा डिफाइन होगा। इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाना है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाना है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी या रियल नंबर हो जाना है। रेंज की अगर बात करें हम लोग तो रेंज क्या होने वाला है, रेंज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रेंज ऐसे आउटपुट का कलेक्शन होता है जो इनपुट में यूज करते हैं फंक्शन में, तो वो रिजल्ट आता है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं भैया, यहां पर अभी हम लोग पहले लिखा था, पिछले वाले स्लाइड में मैंने लिखा था रब करने से पहले कि आप अपने इनपुट में इंटीग्रल नंबर डाल लो, देन यू विल गेट इंटीजर। आप अपने इनपुट में नॉन इंटीग्रल नंबर डाल लो, तब भी आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो कंसेप्ट क्लियर है कि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किसी भी तरीके का इनपुट यूज करें, आउटपुट हमेशा इंटीजर ही आता है। इसलिए रेंज क्या होगा, इंटीजर, जिसको हम लोग जेड बोलते हैं, यानी कि सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल नंबर बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि वीडियो का क्या स्टैंडर्ड था, किस टाइप का वीडियो था, तो हम लोग को इस तरह के कमेंट से हौसला मिलता है, जिससे हम लोग आने वाले वीडियोस को और अच्छे ढंग से आप लोग के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर पाए तो इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दिस इज कुणाल सर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।